नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बात करेंगे दुनिया भर की बड़ी खबरों की, वो खबरें जिनका सीधा असर पूरी दुनिया पर होता है। हम आपको दुनिया के कोने कोने में ले चलेंगे और बताएंगे आखिर क्या कुछ घट रहा है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, जो आपके पास जिसके इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे ताकतवर अर्थव्यवस्था वाले दो देशों की जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। IMF की रिपोर्ट में इस बार कर्जदार देशों में गरीब देश नहीं बल्कि अमीर देश हैं जो दुनिया को चौंका रहे हैं। कैसे ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं वाले देश ताकतवर कर्जदार भी बन गए। जी हां, जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था उतनी बड़ा कर्ज। यानी आपको बताएंगे कि आखिर ये देश कर्ज के जाल में कैसे फंसे, ये बोझ तले कैसे दब गए। अमेरिका जो दुनिया का सबसे पावरफुल इकोनॉमी माना जाता है, दुनिया पर राज करता है, वो सबसे ज्यादा कर्ज वाला देश कैसे बन गया। ट्रंप जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का सपना देखते हैं, लेकिन उन्हीं के देश अमेरिका पर कर्ज का इतना बोझ है जिसके तले डोनाल्ड ट्रंप का यह सपना भी दबा हुआ है। कितना है कर्ज, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही उन देशों की भी बात करेंगे जो इस लिस्ट में है। आपको बताएंगे चीन कैसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कर्जदार देश बना हुआ है। सबसे ज्यादा कर्ज कौन लेता है। वहीं जापान जो 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन जापान की इकोनॉमी कर्ज से करा रही है। क्यों दुनिया में इस वक्त कर्ज के मामले में दुनिया की टॉप इकोनॉमी का बोलबाला है। इसके अलावा बताएंगे आपको कि पाकिस्तान और भारत भी कहां पर है इस लिस्ट में। फिर बात करेंगे दुश्मनों की जो अब फ्रेंड्स बन गए हैं। ममदानी और ट्रंप की जुगलबंदी ने दुनिया को चौंका दिया। जिस ममदानी के मेयर बनने पर ट्रंप ने हुक्का पानी बंद करने की बात कही थी, न्यूयॉर्क का फंड रोक देने की धमकी दी थी, अब वो न्यूयॉर्क के विकास की चर्चा ममदानी के साथ व्हाइट हाउस में करते नजर आए। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने ममदानी के तारीफों के पुल बांध दिए। आखिर इन दोनों के रिश्ते रातों रात कैसे बदल गए। बात करेंगे जब दुश्मनी हुई थी तो कैसे दोनों ने एक दूसरे पर विवादित बयान दिए थे। इसके बाद बात होगी अमेरिका में गोलीबारी की, जो दुनिया को एक बार फिर से डरा रही है। इन दिनों वेस्ट में त्योहारों का मौसम है, लेकिन त्योहारों का मौसम कैसे मातम में बदल गया। बताएंगे अमेरिका में मास शूटिंग की घटनाएं आखिर क्यों बढ़ रही हैं और क्यों इस पर लगाम नहीं लग पा रहा है। आखिर तमाम कोशिशों के बाद भी गोलीबारी क्यों नहीं रुक रही है। अमेरिका में गन कल्चर की बात करेंगे, वहां गन रखना आम है और लोग खुलेआम गन क्यों खरीद लेते हैं। फिर बात करेंगे नाइजीरिया में ईसाइयों पर जारी नरसंहार की, जिसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने चिंता जताई थी, लेकिन अब अमेरिका के कैथोलिक स्कूल से 200 बच्चों का अपहरण किया गया, जिसने दुनिया को चौंका दिया है। आखिर नाइजीरिया में इस तरह की घटनाएं कब रुकेंगी, इसके बारे में भी आपको डिटेल से बताएंगे। आइए देखते हैं वर्ल्ड नाउ। वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे देश के उन टॉप अर्थव्यवस्थाओं की जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। मान लीजिए आपकी जेब में 100 रुपए हैं, लेकिन आप पर कर्ज 400 रुपए है। अब आप इसी फॉर्मूले को पूरी दुनिया पर लागू कर दीजिए। अगर मैं आपसे कहूं कि आज दुनिया पर इतना कर्ज है कि हर इंसान पर औसतन 13 लाख रुपए का कर्ज है और अभी अभी जो बच्चा पैदा हुआ है वो भी कर्जदार है, तो यकीनन आप चौंक जाएंगे और आप बोलेंगे सच नहीं है, लेकिन सच यही है। आज दुनिया की आधुनिक अर्थव्यवस्था भी कर्ज के बिना नहीं चल सकती है। कर्ज ही ग्रोथ का ईंधन बन गया है। एक तरह से कहें, कर्ज ही दुनिया को चला रहा है। हमें लगता है गरीब देश अपनी अर्थव्यवस्था के लिए कर्ज लेते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो एक ताजा रिपोर्ट आई है उसमें विकासशील नहीं बल्कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों को सबसे बड़ा कर्जदार बताया गया है। जिन देशों को अक्सर आर्थिक संकट से जोड़कर देखते हैं वो इस लिस्ट में है ही नहीं। इसके बजाय इस लिस्ट में ऐसे बड़े देश और विकसित देश शामिल हैं जिनकी अर्थव्यवस्था को दुनिया मजबूत मानती है, जो दुनिया में अपनी पावर दिखाते हैं। सबसे बड़ा कर्जदार कोई कमजोर देश नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमी है। आप समझ गए होंगे, अमेरिका की बात हो रही है। दरअसल IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की अक्टूबर 2025 की रिपोर्ट आई है और इस बार कर्जदार देशों में गरीब विकासशील देश नहीं बल्कि ताकतवर देश नजर आ रहे हैं। अमेरिका, चीन, जापान जैसे देश सबसे ज्यादा कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। लगभग 60% कर्ज इन्हीं देशों पर है। IMF के डेटा के अनुसार 2025 में बहुत से देशों का सरकारी कर्ज उनके आर्थिक आकार यानी GDP की तुलना में बहुत ज्यादा हो गया। सबसे पहले देखिए इस रिपोर्ट में क्या है, उसके बाद बारी बारी से दुनिया के ताकतवर देशों के कर्ज की बात करेंगे, उसको भी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। IMF की जो रिपोर्ट है वो उसके मुताबिक दुनिया का कुल सरकारी कर्ज 2025 में 111 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। वैश्विक GDP 94.7% के बराबर है। दुनिया के उन देशों का कुल कर्ज उनकी GDP के लगभग बराबर है। वैश्विक सरकारी कर्ज तेजी से बढ़ रहा है। वैश्विक कर्ज 2004 से 8.3 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ा। कोविड-19 में फूड और एनर्जी की कीमतों में उछाल आई। क्लाइमेट चेंज, अर्थव्यवस्था में सुस्ती की वजह से ऐसा हुआ है।
दुनिया भर के देश अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए अलग अलग देशों से, संस्थाओं से कर्ज ले रहे हैं। इनमें से कुछ देश कर्ज को समय पर वापस लौटा देते हैं, वहीं कई देश इसकी किस्त तक अदा नहीं कर पाते हैं और बाद में डिफॉल्टर भी घोषित हो जाते हैं। ग्लोबल के हिसाब से अमेरिका सबसे बड़ा कर्जदार देश है। इसका मतलब यह कि अमेरिका के पास जितना कर्ज है वो किसी भी अन्य देश से सबसे ज्यादा है। अमेरिकी सरकार ने देश के विकास, सुरक्षा और सामाजिक योजनाओं के लिए कर्ज लिया हुआ है। इनमें घरेलू और विदेशी दोनों सोर्स से उधार हैं। अमेरिका अक्सर अपने कर्ज के लिए कर्ज का सहारा लेता है, कर्ज को खत्म करने के लिए। ग्लोबल सरकारी कर्ज में सबसे बड़ा हिस्सा सिर्फ अमेरिका का है। चीन लगभग आधे अंतर के बाद दूसरे नंबर पर आता है, जबकि जापान, जो कि 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, वो तीसरे नंबर पर है। ग्लोबल सरकारी कर्ज में कौन सा देश किस नंबर पर आता है, ये भी जानना बहुत दिलचस्प है। जो ताजा रिपोर्ट आई है IMF की, उसमें किस देश ग्लोबल इकोनॉमी के मुकाबले कितना कर्ज रखे हुए हैं, आइए देखते हैं। अमेरिका टॉप पर है, सबसे ज्यादा 34.5% ग्लोबल इकोनॉमी का कर्ज के तौर पर डेट ओन करता है। उसके बाद चीन की बारी आती है, चीन 16.8%, फिर आती है जापान की बारी, जापान 8.9%, फिर आती है यूके की बारी 3.7%, फिर आती है फ्रांस की बारी 3.5%। इसके बाद बारी बारी से देखिए, फिर आती है इटली की बारी जो 3.1% है। चौंकाने वाली बात यह है कि भारत का नंबर 7वां है, जबकि भारत चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है वर्ल्ड की। भारत का नंबर 7वां आता है इस लिस्ट में। 3% ग्लोबल जीडीपी का कर्ज जो है वो भारत के हिस्से में आता है। फिर कनाडा की बारी आती है 2.3%, फिर जर्मनी 2.3%, फिर ब्राजील 1.8%। अब इसमें टॉप 2 कंट्रियों को आप मिला दीजिए, यानी किसको मिलाएंगे आप? अमेरिका और चीन। गणित सीधा है, अमेरिका और चीन को मिलाकर ग्लोबल कर्ज का हिस्सा आधे से ज्यादा हो जाता है, यानी कि 51.8%, जबकि टॉप 5 देश 67% हिस्सा और टॉप 10 देश 81% हिस्सा ग्लोबल कर्ज का रखते हैं। दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में 4 कर्ज में ही पिस रहे हैं, सिर्फ अगर भारत को छोड़ दिया जाए तो। बात करें सुपर पावर अमेरिका की, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश बन चुका है। अमेरिका को हर साल लगभग $1 ट्रिलियन केवल ब्याज देना पड़ता है। अमेरिका ने बहुत पैसा उधार लिया हुआ है। यह कर्ज देश की कमाई से भी ज्यादा है और इससे हर साल बड़े पैमाने पर ब्याज चुकाना पड़ रहा है। अगर कमाई से ज्यादा कर्ज में पैसे जा रहे हैं तो कमाई के ऊपर कर्ज बढ़ता चला जाएगा और ऐसे में इकोनॉमी जो डेट है वो भी बढ़ती चली जाएगी। पिछले कुछ दिनों में देश का कर्ज 86 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। हालांकि अमेरिका के लिए इतना बड़ा खतरा नहीं माना जाता, क्योंकि उसका डॉलर वैश्विक मुद्रा है और वो कर्ज लेने में सक्षम है। अमेरिका जैसा बड़ा देश जहां डॉलर दुनिया की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली करेंसी है, वहां कर्ज का बोझ अलग तरीके से काम करता है। डॉलर को रिजर्व करेंसी भी कहा जाता है, यानी दुनिया के बड़े बड़े देशों और सेंट्रल बैंक के पास डॉलर की बड़ी मात्रा में बचत रहती है। यही अमेरिका को फायदा देता है, क्योंकि डॉलर की मांग हमेशा बनी रहती है। अमेरिका अपनी मुद्रा में कर्ज लेता है और उसकी मुद्रा की मांग ज्यादा होने की वजह से उसे कर्ज चुकाने में बहुत मुश्किलें नहीं आती हैं। बात अमेरिका की डिटेल से करें तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन की है, $30 ट्रिलियन, और कर्ज है $38.3 ट्रिलियन, यानी जीडीपी से 125% ज्यादा तो कर्ज ही है। बजट का 14% हिस्सा कर्ज चुकाने में ब्याज में जाता है। दुनिया के कुल कर्ज का करीब 35% हिस्सा सिर्फ अमेरिका ओन करता है। $38 ट्रिलियन का कर्ज ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, बल्कि वो आईना है जो दिखाता है कि चमकदार दिखने वाली हर चीज शीशा नहीं होती और सोना नहीं होता। इसलिए अमेरिका ऊपर से कितना भी चमकदार दिखे, ये इस बात का प्रमाण है 38.3 ट्रिलियन का कर्ज कि वो उसकी अर्थव्यवस्था अंदर से खोखली है। दुनिया को आर्थिक समझ देने वाला अमेरिका आज अपनी ही अर्थव्यवस्था बचाने की जुगत में लगा हुआ है। डॉलर पर से दुनिया भर में विश्वास कम हो रहा है और अमेरिका उसे समय पर कर्ज को चुकाएगा या भरोसा दे रहा है। इसलिए विदेशी निवेशक, बैंक और सरकारें अमेरिकी बॉन्ड खरीदती हैं। चीन और जापान जैसे देश अमेरिकी बॉन्ड में भारी निवेश करते हैं। ये उनकी अपनी इकोनॉमी को स्थिर रखने में मदद करता है। यही वजह है कि वो अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा बड़ा कर्जदार है। अगर विदेशी कर्जदाता अमेरिकी बॉन्ड बेचने लगे तो अमेरिकी मुद्रा और अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ सकता है। जब सरकार की खर्च आय से ज्यादा होती है तो इसे पूरा करने के लिए सरकार कर्ज लेती है। जैसे कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने बड़े पैकेज के जरिए आर्थिक मदद की, जिसे कर्ज बढ़ा। अमेरिकी सरकार के पास एक कर्ज सीमा होती है, यानी जिसे कांग्रेस यानी कि संसद तय करती है।
ये सीमा कर्ज लेने की अधिकतम सीमा होती है और जब कर्ज उस सीमा के करीब पहुंचता है तो संसद को इसे बढ़ाना पड़ता है। कभी कभी ये राजनीतिक विवाद का विषय भी बन जाता है, जिससे सरकारी कामकाज पर असर पड़ता है और शटडाउन जैसे हालात अमेरिका में दिखते हैं, जैसा कि अभी हमने अमेरिका में 42 दिन का शटडाउन देखा था। हालांकि सबसे ज्यादा कर्ज के बाद भी आज तक अमेरिका की अर्थव्यवस्था से कोई आगे नहीं निकल पाया है। अमेरिका पर $38 ट्रिलियन का कर्ज है, उसके बावजूद ये दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में शुमार है। अब आपको दुनिया की बाकी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बारे में भी बताते हैं। अमेरिका के पास कितनी बड़ी इकोनॉमी है, उसके बाद किस देश की इकोनॉमी साइज कितनी बड़ी है, ट्रिलियन डॉलर के हिसाब से हम इसको नापेंगे। सबसे टॉप पर है अमेरिका, कर्ज के मामले में भी और इकोनॉमी के मामले में भी 30.62 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी। दूसरे नंबर पर है चीन 19.23 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ। उसके बाद बारी आती है जर्मनी की 5.01 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। उसके बाद बारी आती है भारत की, भारत के 4.19 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। खास बात यह है कि भारत यहां इकोनॉमी के मामले में चौथे नंबर पर है, फोर्थ पावरफुल इकोनॉमी, लेकिन कर्ज ओन करने के मामले में भारत 8वें नंबर पर आता है, जो भी लिस्ट हमने आपको दिखाई थी। फिर आती है इकोनॉमी साइज के मामले में जापान की बारी। जापान को हाल ही में भारत ने बीट किया है और जापान 5वें नंबर पर पहुंच गया है। फिर आती है यूके की बारी। यूके 3.84 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी वाला देश है, लेकिन यूके 5वें नंबर पर आता है कर्ज ओन करने के लिहाज से, जो लिस्ट अभी हमने आपको दिखाई थी। फिर आती है फ्रांस की बारी, 3.21 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी। इटली 2.42 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी। कनाडा 2.23 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी और उसके बाद ब्राजील 2.13 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी। यह है इकोनॉमी के लिहाज से दुनिया के 10 बड़े देश। अमेरिका जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो कर्ज के बोझ को भी मात दे देती या सरवाइव करने में हेल्प करता है। अमेरिका पहले से ही विकसित देश है। इस देश में मिलियनर्स की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। अमेरिका की आबादी करीब 35 करोड़ है और वहां करीब 2.25 करोड़ लोग मिलियनर्स हैं, यानी हर 15 में से एक आदमी के पास 10 लाख से ज्यादा अधिक वहां पर डॉलर से एक तरह से कहें कि एसेट है। इस लिस्ट में चीन दूसरे नंबर पर है, वहां मिलियनर्स की संख्या 60 लाख है। इतना ही नहीं, अमेरिका में हर एडल्ट की एवरेज वेल्थ करीब 4.57 करोड़ रुपए है। इसके अलावा दुनिया के सबसे अमीर आदमियों की बात करें तो अमेरिका के सबसे ज्यादा अरबपति हैं, जो अमेरिका को अमीर बनाने में काफी मदद करते हैं। दुनिया के कुल पैसों में 30% पैसा अकेले अमेरिका के पास है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था ज्यादा वहां की घरेलू चीजों पर टिकी हुई है, खासकर आईटी, डिफेंस, इन चीजों पर। आपको उन फैक्टर्स के बारे में बताते हैं जिन पर अमेरिका की अर्थव्यवस्था डिपेंड करती है और इससे आगे कोई नहीं, आज तक क्यों कोई नहीं निकल पाया है। सबसे बड़ी बात है यहां का सर्विस सेक्टर। जीडीपी का लगभग 70% हिस्सा ये ओन करता है, इसी सेक्टर से आता है। इसमें बैंकिंग है, बीमा है, हॉस्पिटैलिटी है, शिक्षा है, मेडिकल केयर है, आईटी है, ट्रांसपोर्ट है, लॉजिस्टिक्स है, एंटरटेनमेंट है। अमेरिका में वॉल स्ट्रीट और बड़ी बैंकिंग कंपनियां भी हैं। यूएस की यूनिवर्सिटीज दुनिया भर में फेमस हैं। सिलिकॉन वैली जैसे टेक हब अमेरिका में है, जो दुनिया भर में अपने टेक सर्विसेज के लिए जाने जाते हैं और वो उन टेक सर्विसेज के एवज में पैसा वसूलते हैं। इसके अलावा एयरलाइंस हैं, रेल ट्रैकिंग है, इसके अलावा शिपिंग सेवाएं भी हैं। हॉलीवुड और म्यूजिक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म भी हैं जो दुनिया भर से पैसा कमाते हैं। इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो 18 से 20% तक जीडीपी में योगदान देता है, जिसमें कार है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मशीनरी है, हवाई जहाज है, फाइटर जेट्स जैसी चीजें बनाई जाती हैं। टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल जीडीपी में भी अहम रोल निभाता है, जिसमें फोर्ड, टेस्ला, जनरल मोटर्स, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी बड़ी कंपनियां हैं। बोइंग जैसी कंपनियां विमान और स्पेस क्राफ्ट भी बनाती हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी अमेरिका काफी आगे है। यूएस दुनिया के सबसे बड़े कृषि उत्पादकों में से एक है। गेहूं, मक्का, सोयाबीन, जौ और चावल की खेती और एक्सपोर्ट जीडीपी में लगभग 1 से 2% यहां का कृषि योगदान देता है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में लगभग 10 से 12% जीडीपी में योगदान है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में करीब 7 से 8 मिलियन लोग काम करते हैं। यह कुल रोजगार का लगभग 5% है। अमेरिका में एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा जैसी कंपनियां हैं जो तकनीक और खोज से रोजगार और पैसा दोनों कमा रही हैं और बड़े पैमाने पर रोजगार भी दे रही हैं। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो जीडीपी में 20 से 35% तक का योगदान देते हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक देश भी है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट काफी ज्यादा होता है। विदेशी इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट, बॉन्ड और कंपनियों में पैसा लगाते हैं। निवेश से रोजगार पैदा होता है। ये वो सेक्टर्स हैं जिस पर अमेरिका की जीडीपी निर्भर करती है।
इसलिए तो अमेरिका की इकोनॉमी के आसपास भी कोई ताकत नहीं पहुंच पाया और मजबूत अर्थव्यवस्था के पीछे वहां की स्टैब्लिशमेंट्स हैं, कंपनियां हैं। हर सेक्टर में अमेरिकी कंपनियों का बोलबाला है। हर सेक्टर में आप देख लीजिए, आईटी ले लीजिए, ऑटोमोबाइल ले लीजिए, टेक कंपनियां ले लीजिए। ये कंपनियां भी यूएस की जीडीपी में अहम रोल अदा करती हैं, जो पूरी दुनिया पर अपनी सर्विसेज के लिए जानी जाती हैं, पूरी दुनिया पर राज करती हैं। भारत समेत कई देशों में इनका अरबों खरबों का कारोबार फैला हुआ है। हालांकि सालों से अमेरिका दूसरे देशों को हिदायत देता रहा है कि वो चीन के सरकारी बैंकों से कर्ज ना लें, क्योंकि एक कर्ज जाल है जिसके दम पर चीन महाशक्ति बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका खुद चीन से सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला देश है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। चीन ने साल 2000 से 2023 के दौरान 200 से अधिक देशों को $2.2 ट्रिलियन का कर्ज और ग्रांट दिया है। इनमें सबसे अधिक $202 बिलियन की राशि जो है उसने अमेरिका को दी है। सिर्फ अमेरिका नहीं, ब्रिटेन, पश्चिमी यूरोपीय देश, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे अनेक अमीर देश हैं जो चीन से कर्ज ले चुके हैं। यानी चीन का भी ज्यादातर कर्ज सिर्फ अमीर देशों को है। यह खुलासा इसलिए भी सनसनीखेज है क्योंकि दुनिया का नैरेटिव यही चलता रहा है कि चीन का पैसा सिर्फ बेल्ट एंड रोड या गरीब देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर में जाता है। लेकिन रिपोर्ट कहती है कि चीन की 75% से ज्यादा लैंडिंग अब हाई इनकम और अपर मिडिल इनकम देशों में जा रही है, जो सबसे टॉप पर है। बात करें चीन के कर्ज की, तो चीन पर कर्ज का बोझ इस वक्त $19.23 ट्रिलियन की जीडीपी में 14 से 16 ट्रिलियन का कर्ज है। यानी जीडीपी के मुकाबले 96.3% कर्ज चीन पर है, जो लगभग अब उसकी जीडीपी के इक्वल भी होने वाला है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कर्जदार देश है चीन। दुनिया के सबसे बड़े कर्जदार देशों की सूची में दूसरे स्थान पर आता है, लेकिन फिर भी 2025 में विकासशील देश से चीन रिकॉर्ड 3 लाख करोड़ वसूलेगा। 1.9 लाख करोड़ तो 75 गरीब देश देंगे। विकासशील देश पर चीन के कुल 94 लाख करोड़ रुपए बकाए हैं। हालांकि इसका बड़ा हिस्सा घरेलू स्तर पर है, यानी ज्यादातर कर्ज चीन के भीतर ही है। 2008 के वैश्विक आर्थिक संकट के बाद चीन ने आर्थिक विकास को तेज करने के लिए भारी मात्रा में कर्ज दिया, खासकर स्थानीय सरकारों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए। चीन की अर्थव्यवस्था दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसलिए यहां का कर्ज संकट वैश्विक बाजारों को प्रभावित कर सकता है। हालांकि चीन अपना फायदा देखकर ही सौदा करता है। चीन हर चीज को नफे और नुकसान की नजर से देखता है। अमेरिका, चीन सबसे ज्यादा कर्ज वाले देश हैं, लेकिन जीडीपी के मुकाबले कर्ज का बोझ जापान पर सबसे ज्यादा है। जापान का कर्ज उसकी जीडीपी के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा चला गया है, जो दुनिया में जीडीपी के मुकाबले सबसे ज्यादा कर्ज भार को दिखाता है। अगर जीडीपी के रेशियो से देखेंगे तो जापान सबसे बड़ा कर्जदार है। बात जीडीपी के मुकाबले करें तो आपको बताएं कि कौन से देश का जीडीपी और कर्ज का रेशियो क्या है, यानी कि जीडीपी के मुकाबले कौन से देश कर्ज के रेशियो के हिसाब से किस नंबर पर आता है। आइए देखते हैं। जापान सबसे टॉप पर है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। $9 ट्रिलियन का कर्ज है, जीडीपी का 236.6% रेशियो है ये। इसके बाद बारी आती है सूडान की। सूडान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कर्जदार देश है, रेशियो जीडीपी टू कर्ज यानी कि टू लोन। 2023 से गृहयुद्ध से जूझ रहा है और इस पर कर्ज $371 बिलियन का आ चुका है, जो उसकी जीडीपी का 221.5% है। सिंगापुर एशिया के सबसे अमीर देशों में शामिल है, लेकिन कर्ज $750 बिलियन है, जो कि उसके जीडीपी के साइज से 175.6% ज्यादा है। फिर बारी आती है ग्रीस की, एक ऐसा यूरोपीय मुल्क जो बहुत टूरिस्टों को अपनी ओर रिझाता है, लेकिन यूरोप में जीडीपी के हिसाब से सबसे ज्यादा कर्ज वाला देश है। इस देश पर $410 बिलियन का कर्ज है, जो कि रेशियो टू जीडीपी 146.7% है। फिर बारी आती है बहरीन की, कर्ज $44 बिलियन है और जीडीपी का रेशियो 142.5% है। फिर बारी आती है मालदीव की, जिस पर $9.7 बिलियन कर्ज है और जीडीपी का रेशियो 131.8% है। फिर बारी आती है इटली की, जिस पर कर्ज $3.20 ट्रिलियन है, जो कि जीडीपी का 136.8% है। फिर बारी आती है अमेरिका की, जो कि कर्ज है $38 ट्रिलियन
जीडीपी का रेशियो 125% है कर्ज के हिसाब से। फिर बारी आती है सेनेगल की बारी, जिसका कर्ज है $41.7 बिलियन, जीडीपी का रेशियो है 122.9%। फिर आती है फ्रांस की बारी, $3.4 ट्रिलियन का कर्ज है और जीडीपी रेशियो है 116.5%। इस लिस्ट में चीन 96.3% के साथ 21वें नंबर पर है और भारत लोन टू जीडीपी रेशियो 81.4% के साथ 35वें नंबर पर है। विश्व के कई देश भारी कर्ज में डूबे हुए हैं, खासकर विकसित और विकासशील देशों के दोनों तरह के देश। जापान और सूडान जैसे देशों का कर्ज जीडीपी से कई गुना अधिक है, जो उनकी इकोनॉमी के लिए बहुत चिंताजनक है। अगर दुनिया के सबसे अमीर देश कर्ज में है तो इतना पैसा है किसके पास कि इन्हें कर्ज दे? जापान की जीडीपी $4 ट्रिलियन है और कर्ज लगभग $10 ट्रिलियन है। कैसे ये देश कर्ज के बोझ में है ये भी समझ लेते हैं और ये कर्ज लेते कैसे हैं। अमेरिका की जीडीपी हमने आपको बताई $30 ट्रिलियन, चीन की बताई $19 ट्रिलियन, जापान की बताई $4 ट्रिलियन, लेकिन बॉन्ड मार्केट की वैल्यू $140 ट्रिलियन से ज्यादा है। यही इसकी ताकत है। बॉन्ड मार्केट के जरिए दुनिया के देश लोन लेते हैं। अब बॉन्ड क्या है ये भी समझ लीजिए। जब किसी देश या सरकार या कंपनी को पैसा चाहिए होता है तो वो लोगों से या निवेशकों से उधार लेते हैं। उसके बदले जो कागज दस्तावेज देते हैं उन्हें बॉन्ड कहते हैं। अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए सरकार को पैसा मिलता है, निवेशकों को बिना ज्यादा जोखिम कमाई मिलती है, बैंक और वित्तीय प्रणाली मजबूत रहती है। अब एग्जाम्पल देखिए, सरकार ने $1,000 का बॉन्ड निकाला, 5 साल के लिए 6% ब्याज लगाया। 5 साल बाद कंपनी को $1,300 मिलेगा। पिछले 20 सालों में सरकारों को बॉन्ड लेकर काम करने की इतनी आदत पड़ गई है कि कर्ज का ये रेशियो बढ़ता ही चला गया है। जितने पैसे का ये देश उत्पादन करते हैं उससे ज्यादा खर्च कर देते हैं और फिर कर्ज लेते हैं। जल्द ही उपाय नहीं किया गया तो डिफॉल्ट की सिचुएशन होने लगेगी। श्रीलंका, घाना जैसे देश डिफॉल्ट कर चुके हैं, लेकिन अगर अमेरिका, चीन, जापान जैसे देश अगर डिफॉल्ट की तरफ बढ़े तो दुनिया की इकोनॉमी हिल सकती है। चीन, जापान ने अमेरिका के सबसे ज्यादा बॉन्ड खरीदे, मतलब चीन, जापान का पैसा सबसे ज्यादा डूबेगा। उनका भी पैसा डूबेगा जिन्होंने इन देशों में निवेश किया है। कुल मिलाकर सर्कल बहुत बड़ा होगा। दुनिया की इकोनॉमी इस तरह से डूब जाएगी और उभरने में सालों लग जाएंगे और लोगों को बुनियादी सुविधाएं तक की दिक्कत हो जाएगी। लोग परेशान होंगे, योजनाओं में कटौती होगी, करेंसी की वैल्यू गिरने लगेगी। लेकिन सरकारें किस तरह से स्थिति मैनेज करती हैं? सरकारें खासतौर पर टैक्स पर निर्भर रहती हैं। तो कभी ये टैक्स बढ़ा दिया या किसी सरकारी प्रॉपर्टी को बेच दिया और कर्ज चुका दिया, और इसी तरह कर्ज का ये सिस्टम दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पर चलता रहता है। चलिए वर्ल्ड नाउ में बात करते हैं। आज बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी आई है अमेरिका से। 2 दुश्मन एक साथ नजर आए। अभी हमने आपको वर्ल्ड नाउ में बताया था कैसे इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्ती कर ली है। इसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने एक और व्यक्ति से दोस्ती कर ली है जिसे कल तक वो गाली दे रहे थे। उनके तेवर रातों रात बदल गए। उनको बाकायदा व्हाइट हाउस में इन्वाइट किया और वहां पर तस्वीरें खिंचवाई, और जब उनसे पत्रकारों ने सवाल किया तो डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में रोक दिया और कहा कि आपको ऐसे सवालों के जवाब देने की जरूरत नहीं है। दरअसल न्यूयॉर्क के अभी हाल ही में मेयर बने जोहरान ममदानी व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ जोहरान ममदानी, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप। व्हाइट हाउस में पहली औपचारिक मुलाकात थी। राजनीतिक रूप से एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाते हैं। दोनों नेता जब मीटिंग में पहुंचे तो आपसी मतभेद को भुलाकर उनके कॉमन गोल्स पर ज्यादा फोकस किया। दोनों के चेहरों पर मुस्कान थी, दोनों संतुष्ट दिख रहे थे, सेटिस्फाई लग रहे थे, और हंसी मजाक तारीफों का सिलसिला चलता रहा। उन्होंने घर की अफोर्डेबिलिटी और किराने के सामान और यूटिलिटी की कॉस्ट पर चर्चा की, क्योंकि ममदानी ने महंगाई पर निराशा का इस्तेमाल करके चुनाव जीता है। लोगों की उम्मीद को ऊपर करके उठा के उसको दांव पर लगा के चुनाव जीता है, ठीक वैसे ही जैसे प्रेसिडेंट में 2024 में चुनाव जीता था। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आपको दिखाते हैं किस तरह से दोनों नेताओं के बीच बड़ी गर्मजोशी से मुलाकात हुई है।
difference in party. There's no difference in anything, and we're going to be helping him to make everybody's dream come true, having a strong and very safe New York. And congratulations, Mr. Mayor. Thank you, Mr. President. Thank you. I appreciate it. Please. Difference in party. There's no difference in anything, and we're going to be helping him to make everybody's dream come true. तो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये मोमेंट इसलिए भी खास था क्योंकि न्यूयॉर्क मेयर इलेक्शन के दौरान दोनों ने एक दूसरे को लेकर काफी तल्ख बयानबाजी थी। मामला तो धमकी, चेतावनी और वार्निंग तक पर आ गई थी। ट्रंप ने ममदानी को कम्युनिस्ट पागल कहा था और जिहादी कहा था। वहीं ममदानी ने ट्रंप को तानाशाह और फासिस्ट बताया था। मीटिंग के बाद जब सवाल जवाब का सिलसिला पत्रकारों से शुरू हुआ तो ममदानी से पूछा गया कि अब भी वो डोनाल्ड ट्रंप को फासिस्ट यानी कि तानाशाह मानते हैं। जौहरान ममदानी ने जब अपने शब्दों को सावधानी से रखने की कोशिश की, उन्होंने कहा मैं इस बारे में कई बार बात कर चुका हूं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बीच में टोक दिया और उन्होंने कहा कि एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप यस कह सकते हैं। ये समझाने से आसान है, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। और जब ट्रंप से पूछा गया ममदानी कार्बन उत्सर्जन पर सवाल उठाते रहे हैं, फिर व्हाइट हाउस हवाई जहाज में क्यों आए, इस पर ट्रंप ने कहा कि ममदानी बहुत मेहनत करते हैं और इनका यहाँ आना बहुत ज़रूरी था, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ट्रंप ने ममदानी को जिहादी कहने से मना कर दिया। ट्रंप ने बिना हिचकिचाहट कहा कि मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। ट्रंप ने कहा कि हम न्यूयॉर्क को फिर से शानदार बनाना चाहते हैं, ममदानी जितना बेहतर करेंगे मैं उतना ही खुश हूँ। ट्रंप ने यहाँ तक कहा कि ममदानी कई कंजर्वेटिव लोगों को हैरान कर देंगे और उनके विचार मुझसे मिलते जुलते हैं। ममदानी ने भी मीटिंग को प्रोएक्टिव बताया और कहा कि हमने किराया, राशन, बिजली बिल और रहने की बढ़ती कीमतों पर बात की। हम दोनों न्यूयॉर्क के 85 लाख लोगों के लिए जीवन को सस्ता बनाना चाहते हैं। ये बातचीत दोनों के बीच बदलते समीकरण का संकेत माना जा रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को समझ पाना बहुत मुश्किल है। डोनाल्ड ट्रंप कब क्या कह जाएं, कब कहां से यू टर्न ले जाएं, जैसा कि यहां से यू टर्न उन्होंने लिया। अब ये देखिए, ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ट्रंप ने बाद में अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, न्यूयॉर्क शहर के मेयर ममदानी जोहरान ममदानी से मिलना एक बड़े सम्मान की बात है। इट वॉज ग्रेट ऑनर मीटिंग जोहरान ममदानी, द न्यू मेयर ऑफ न्यूयॉर्क सिटी। डोनाल्ड जे ट्रंप 21 नवंबर 2025 शाम 6:54। अपने ट्रुथ सोशल पर उन्होंने डाला और इसी पोस्ट को उन्होंने एक्स पर भी डाला। अब कैसे इस इंसान पे कोई ट्रस्ट करे? 2 दिन पहले तक ये जोहरान ममदानी को जिहादी कह रहे थे और आज कह रहे हैं बहुत महान इंसान है। अभी 6 महीने पहले तक डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को कंगाल और आतंकी मुल्क बता रहे थे, अब कहते हैं वहाँ के फील्ड मार्शल असीम मुनीर बड़े महान इंसान है। तो ये एक ट्रस्ट क्राइसिस है अमेरिका के अंदर और अमेरिका के राष्ट्रपति को लेकर कि उनके बयान पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। खैर, इस मुद्दे पर कभी और बात करेंगे, लेकिन ये वही जोड़ी है जिसने पिछले कई महीनों में एक दूसरे पर कई कड़े बयान दिए। ट्रंप ने ममदानी को कम्युनिस्ट कहा था, जिहादी कहा था, जबकि ममदानी ने ट्रंप की नीतियों पर खुलकर सवाल उठाए। मेयर चुनाव जीतने के बाद दिए अपने भाषण में खुद को डेमोक्रेटिक समाजवादी कहने वाले ममदानी ने ट्रंप को फासिस्ट कहा, तानाशाह कहा। वहीं ट्रंप ने चुनाव से पहले लोगों से अपील की थी कि वो जोहरान ममदानी को वोट ना करें। यहां तक कि ममदानी के मेयर बनने पर न्यूयॉर्क को सीमित फंड देने की बात कही थी, धमकी दी थी कि फंड को रोक दूंगा, लोएस्ट लेवल पर लेकर चला जाऊंगा। लेकिन वही डोनाल्ड ट्रंप पलट गए, यूटर्न मार दिया। मुलाकात की तस्वीरें और बयानों ने इस धारणा को बदल दिया। महीनों की तीखी बयानबाजी के बाद ट्रंप और ममदानी की मुलाकात कई मायनों में चौंकाने वाली रही है। मेयर चुनाव के बाद ममदानी और ट्रंप में मुलाकात हुई है। ममदानी और ट्रंप ने एक दूसरे की जमकर तारीफ की। ममदानी से तानाशाह को लेकर जब सवाल पूछा गया तो ट्रंप ने कहा कि आप हाँ कर दो, आपको इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ममदानी को जिहादी मानने से डोनाल्ड ट्रंप ने इनकार कर दिया, पलट गया। उन्होंने कहा कि हमने ऐसा कभी कुछ कहा ही नहीं है। ममदानी के बेहतर काम करने से खुश होने की बात कही, न्यूयॉर्क को बेहतर शहर बनाने का दावा किया। मकसद कहा ट्रंप ने कि ममदानी शानदार तरीके से काम करते रहें। ममदानी की मदद करूं, न कि उन्हें नुकसान पहुंचाना मकसद है। ममदानी ने भी मुलाकात को प्रोडक्टिव बताया है। ट्रंप और ममदानी की मुलाकात में इमिग्रेशन सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। ट्रंप ने इस मुद्दे पर काफ़ी देर तक बात की। ममदानी चाहते हैं कि न्यूयॉर्क में रह रहे सभी माइग्रेंट्स को सुरक्षा मिले। उनका कहना है कि शहर उन सब का है जो लोग यहाँ रहते हैं, चाहे वो किसी भी देश से क्यों ना आए। ट्रंप ने कहा मैं एक सुरक्षित न्यूयॉर्क चाहता हूँ। अगर शहर की सड़कें सुरक्षित नहीं होंगी
तो कुछ भी ठीक नहीं चलेगा। सुरक्षित शहर ही आगे बढ़ता है। दोनों नेता हाउसिंग संकट पर भी एकमत दिखे। ट्रंप ने कहा, ममदानी चाहते हैं कि शहर में और घर बने, लोग चकित होंगे, लेकिन मैं भी यही चाहता हूं। उन्होंने संकेत दिया कि दोनों मिलकर किफायती आवास बढ़ाने की योजना पर काम कर सकते हैं। दोनों का रवैया बड़ा दोस्ती भरा दिखा। हालांकि उम्मीद थी कि ट्रंप ममदानी को ज़ेलेंस्की और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति की तरफ बेइज्जत करेंगे, लेकिन ट्रंप ने तारीफों की बौछार कर दी। ममदानी ने भी सहयोग का संदेश दिया। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति ने चुनाव अभियान के दौरान ममदानी की काफी आलोचना की थी। दोनों के बीच बयानबाजी के तीखे वार पलटवार चले थे। अब देखिए, मैं आपको टाइम के हिसाब से बताता हूं, डेट और साल के हिसाब से भी बता देता हूं कि दोनों एक दूसरे के कितने कट्टर आलोचक रहे हैं। एक एक करके नजर डालते हैं। चलिए, सबसे पहले जुलाई की बात करते हैं। ट्रंप ने ममदानी को 100% कम्युनिस्ट लुनैटिक कह दिया था। बताइए, आगे ये कह दिया था कि वो न्यूयॉर्क के लिए खतरा है, और आगे ये कह दिया था, मुझे लगता है कि वो भयानक है, वो एक कम्युनिस्ट है, उसे पैसे के लिए मेरे पास ही आना पड़ेगा। यहां तक कि ममदानी को गिरफ्तार करके नागरिकता छीनने की बात कह दी भाई साहब ने, और तो और कहा था कि डिटेंशन कैंप में डलवा दूंगा, यहां से डिपोर्ट करवा दूंगा। यह व्यक्ति ज्यादा सक्षम नहीं है। अगर एक कम्युनिस्ट न्यूयॉर्क चलाने के लिए चुना जाता है तो यह कभी वैसा नहीं रहेगा, न्यूयॉर्क खत्म हो जाएगा। अगस्त 2025 में डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं? ट्रूथ पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट डाला। उन्होंने लिखा कि ममदानी न्यूयॉर्क को बर्बाद कर देगा, लेकिन वॉशिंगटन इस पर नजर रखेगा। अच्छे पैसे को बुरे के पीछे फेंकने का कोई कारण नहीं, यानी कि मैं ममदानी को फंड दूंगा ही नहीं न्यूयॉर्क के लिए। सितंबर 2025 में ममदानी को अपने फर्जी कम्युनिस्ट वादों को पूरा करने के लिए मेरे पैसे को जरूरत है, ये लिखा। और फिर उन्होंने लिखा कि उसे कुछ नहीं मिलेगा, एक फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगा, ये कहा था भाई साहब ने। अब कह रहे हैं ही इज अ माइंड ब्लोइंग पर्सन, मतलब वो बेहतरीन आदमी है। अक्टूबर 2025 की बात मैं आपको बताता हूं। ममदानी को कम्युनिस्ट कहा उन्होंने, ट्रंप ने, जो न्यूयॉर्क के लिए आपदा साबित होंगे। हम न्यूयॉर्क में कम्युनिस्ट मेयर के साथ समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब आ जाइए नवंबर 2025 इसी महीने पर। ममदानी को वोट देने वाला कोई भी यहूदी मूर्ख व्यक्ति होगा, क्योंकि वो सिद्ध यहूदी हेटर है। कम्युनिस्ट मेयर ऑफ न्यूयॉर्क सिटी जोरान क्वामे ममदानी। ट्रंप ने ममदानी के नाम का मजाक बनाया और कहा कि अगर ममदानी मेयर बने तो न्यूयॉर्क को फेडरल फंडिंग न्यूनतम ही मिलेगी। ममदानी को जिहादी कहा और अमेरिकी नागरिकता छीनने की धमकी दी। ममदानी को ल्यूनेटिक कम्युनिस्ट मेयर कहा। अब ममदानी ने क्या क्या पलटवार किया, उधर से भाई साहब क्या माइक लेकर बोलते रहे, ये भी देख लीजिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने गिरफ्तार कर नागरिकता छीनने की धमकी दी है। जुलाई 2025। अगस्त 2025, हम इस धमकी को स्वीकार नहीं करते हैं। मेरा प्रशासन डोनाल्ड ट्रंप के लिए बुरे सपने की तरह होगा। फिर आ जाइए अक्टूबर 2025। ममदानी ने आइस एजेंट्स को लेकर कहा था कि अगर आप अवैध प्रवासियों को निर्वासित करते हैं तो आपको मुझसे होकर गुजरना होगा। मैं एडम्स या क्यूमो की तरह नहीं हूं, जो जेल जाने से बचने या चुनाव जीतने के लिए आपको फोन कर दूं। और फोटो यही भाई साहब खिंचवा रहे हैं आकर, और यहां बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। नवंबर 2025, ट्रंप की फंडिंग की धमकी पर कहा कि यह धमकी है, ऐसा कोई कानून नहीं है। अगर कोई ट्रंप के धोखा दिए गए राष्ट्र को हराने का तरीका दिखा सकता है तो वो न्यूयॉर्क शहर है जिसने ट्रंप को जन्म दिया। ट्रंप और को इसके बाद उन्होंने फांसीवादी कहा और कहा कि न्यूयॉर्क ट्रंप से डरने वाला नहीं है। यानी कि दोनों के तेवर थे कि एक दूसरे से मिले तो एक दूसरे का खून निचोड़ लें, एक दूसरे को कच्चा चबा दें। लेकिन अब दोनों के तेवर बदल गए हैं। अब देखिए दोनों एक दूसरे से किस तरह से मिल रहे हैं। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर में आपको दिखाता हूं, और क्या तारीफों के कसीदे पढ़ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। देखिए जरा। Oil is coming way down. Anything I do is going to be good for New York. If I can get prices down, it's good for New York. And we've got them down, way down from one thing in common. We want this city of ours that we love to do very well. And I wanted to congratulate the mayor. Difference in party, there's no difference in anything. And we're going to be helping him. तो जिस हिसाब से दोनों बातचीत कर रहे हैं और जो बयान हमने आपको दिखाया, क्या आप सपने में भी सोच सकते हैं
कि एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलने वाले दो नेता अगल बगल खड़े होकर एक दूसरे की तारीफ कर रहे हों, और वो भी महज चंद हफ्तों में या यूं कहें चंद दिनों में दोनों के तेवर बदल गए। ममदानी जहां ट्रंप के साथ सहयोग करते दिखे तो वहीं ट्रंप ने ममदानी की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। ममदानी एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं जो जनवरी में ऑफिस संभालेंगे। उन्होंने कहा कि वो न्यूयॉर्क शहर को और सस्ता बनाने के तरीकों पर ट्रंप के साथ प्रभावी तरीके के साथ बातचीत करना चाहते थे, मीटिंग करना चाहते थे। ट्रंप ने कहा कि वो शायद उनकी मदद करना चाहेंगे। ट्रंप और जौरान ममदानी के बीच भले ही रिश्ते कितने भी तल्ख क्यों ना रहे हों, लेकिन व्हाइट हाउस की इस मुलाकात के बाद तस्वीरों ने सबके चौंका दिया। इस मीटिंग के बाद दोनों नेताओं के बीच आपसी समझ और कोऑपरेशन बेहतर हो सकती है, जो अमेरिकी राजनीति और न्यूयॉर्क सिटी के फ्यूचर के लिए पॉजिटिव साइन है। ममदानी अगले साल जनवरी की पहली तारीख को मेयर का पदभार ग्रहण करने वाले हैं। ट्रंप और उनके बीच का अंदाज तब तक बना रहता है जब तक दोनों तरफ से कोशिशें होती रहेंगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का मूड कब बदलेगा ये तो कोई नहीं जानता, ये ऊपर वाला भी नहीं जानता। अब इसके पीछे ट्रंप का कोई और मकसद है, ट्रंप की कोई और नीति है, ये भी नहीं बताया जा सकता, क्योंकि जिस तरह से न्यूयॉर्क में ट्रंप की पार्टी हारी, उसे शायद रिपब्लिकन को यह सबक मिल गया है कि जनता के मुद्दों और मनमानी नीतियां कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही हैं। हालांकि जिन मुद्दों को लेकर ट्रंप से ममदानी मिले, ममदानी ने उन्हीं के बल पर न्यूयॉर्क का चुनाव जीता है। ममदानी के बड़े मुद्दे क्या थे, इस पर जल्दी से नजर डाल लीजिए। और जिन मुद्दों को लेकर व्हाइट हाउस में मीटिंग की है ममदानी ने, सबसे पहले सस्ता घर। न्यूयॉर्क में रहना बहुत महंगा है, हर इंसान को रहने के लिए एक सस्ता घर मिलना चाहिए, ये ममदानी का कहना है, चाहे उसकी आमदनी कुछ भी हो। ममदानी ने रेंट कंट्रोल का भी समर्थन किया है, क्योंकि न्यूयॉर्क में बहुत महंगे किराए पर घर मिलते हैं। और कहते हैं ममदानी की घर एक हक है, घर लग्जरी नहीं है। फिर वो टैक्सी ड्राइवरों के अधिकार की बात भी करते हैं। ज्यादातर ड्राइवर अप्रवासी हैं। टैक्सी ड्राइवर पर कर्ज और आर्थिक दबाव ज्यादा है। कई ड्राइवरों ने आर्थिक संकट में आत्महत्या तक की है। ममदानी ने टैक्सी मिडेलियन डेट रिलीफ प्लान का समर्थन किया है। कहा जो हमें सड़कों पर चलाते हैं उन्हें गरीबी में नहीं जीना चाहिए। फिर वो सस्ता पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं यात्रा को हर नागरिक का अधिकार बनाना चाहिए। उन्होंने फ्री फेयर फॉर ऑल अभियान भी चलाया ताकि आर्थिक तंगी किसी की यात्रा में रुकावट ना बने। आर्थिक और सामाजिक समानता। ममदानी का मानना है कि सिस्टम सिर्फ अमीरों के पक्ष में बना है। वो चाहते हैं कि अमीरों से ज्यादा टैक्स लिया जाए, उस पैसे से आम जनता की मदद करें, अमीर और गरीब के बीच खाई को कम किया जाए। फिर बारी आती है न्याय और मानवाधिकार की। हर इंसान को समान हक और इंसाफ मिले, चाहे वो किसी भी धर्म, रंग या देश का हो। वो नस्ल भेदभाव, पुलिस, हिंसा के खिलाफ है। यानी कि एजेंडा क्लियर है ममदानी का। वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की बात करके बहुत कम टाइम में बहुत तेजी से पॉपुलर हुए और न्यूयॉर्क का चुनाव जीत भी गए। शायद इन मुद्दों को कोई नेता अभी तक एड्रेस कर नहीं रहा था एज अ मेयर, इसलिए ट्रंप और ममदानी में कुछ समानताएं भी हैं। दोनों ही न्यूयॉर्क के रहने वाले हैं, दोनों क्वींस को अपना घर बताते हैं। ट्रंप का बचपन का घर जमैका एस्टेट्स के पड़ोस में, वहीं ममदानी अभी एस्टोरिया में रहते हैं। ममदानी ने कहा कि दोनों को न्यूयॉर्क शहर से प्रेम है। ऐसे में न्यूयॉर्क अमेरिका के लिए कितना जरूरी है। दरअसल न्यूयॉर्क सिटी को अमेरिका का दिल कहा जाता है। न्यूयॉर्क सिटी का अपना अलग बजट है, अलग नियम कानून है। मेयर तय करते हैं कि टैक्स का पैसा कहां खर्च होगा। न्यूयॉर्क सिटी को अमेरिका की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। न्यूयॉर्क सिर्फ एक शहर नहीं है, ये अमेरिका की आत्मा, अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक भी है। न्यूयॉर्क को 400 साल पहले डचों ने बसाया था। न्यूयॉर्क में लिए गए फैसले पूरे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय घटना या कूटनीतिक विवाद का असर न्यूयॉर्क तक जाता है। अगर न्यूयॉर्क को आप देखेंगे तो न्यूयॉर्क का सालाना जीडीपी 2.3 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है। यानी अपने देश से कंपेयर करेंगे तो पूरे भारत की जीडीपी के आधे से भी ज्यादा है। न्यूयॉर्क सिटी का बजट कई देशों के बजट से बड़ा है। इवन पाकिस्तान जैसे मुल्कों का बजट भी इतना नहीं। करीब 100 अरब डॉलर से ज्यादा का बजट अगर हम माने तो ये हर साल लेकर आते हैं ये शहर। मेयर, प्रशासन, पुलिस, ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम पर मेयर कंट्रोल करता है। यहाँ यूएन का हेडक्वार्टर भी है। दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार
वॉल स्ट्रीट इसी शहर में है। दुनिया के 180 से ज्यादा देशों के लोग यहां रहते हैं। जमीन और बिल्डिंग दुनिया में सबसे महंगी है। बड़ी कंपनियों का हेडक्वार्टर यहीं है। अमेरिका की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का ये बड़ा हिस्सा है। अपने चुनाव प्रचार के दौरान ममदानी ने महंगे घरों की बात की थी और प्रस्ताव दिया था कि कुछ अपार्टमेंट्स के लिए किराए की दर को स्थिर किया जाए। ममदानी ने कहा कि उन्होंने इसे लेकर राष्ट्रपति से काफी चर्चा की है ताकि न्यूयॉर्क के लोगों के लिए चीजें सस्ती और सुलभ हों। ऐसे में क्या न्यूयॉर्क मेयर चुनाव की हार ने ट्रंप को ममदानी की तारीफ करने में मजबूर किया? इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? अभी तो सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं। इसका बेहतर जवाब या तो भविष्य में है या फिर डोनाल्ड ट्रंप के पास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड नाउ में आज की एक और इंपॉर्टेंट खबर। अमेरिका में एक बार फिर से गोलीबारी हुई है। ताबड़तोड़ गोलीबारी। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में क्रिसमस ट्री लाइटिंग के दौरान अचानक गोलियां चलने से दहशत फैल गई। यह घटना कॉनकॉर्ड शहर के बिजी एरिया डाउनटाउन इलाके में हुई, जहां हर साल बड़ी संख्या में लोग ट्री लाइटिंग देखने पहुंचे थे। हर साल ये लाइटनिंग शो देखने के लिए यहां लाखों लोग आते हैं, लेकिन इस बार फायरिंग ने खुशी के माहौल को गम में तब्दील कर दिया। लोग किस तरह से इधर उधर भागते नजर आए, जरा तस्वीरों को देखिए आप। इस गोलीबारी में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई। यह हमला चर्च स्ट्रीट और कैब्रस एवेन्यू के पास हुआ, जहां हजारों लोग परिवार के साथ मौजूद थे। बताया जा रहा है कि भीड़ के बीच किसी ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने इलाके की घेरेबंदी कर दी है। नवंबर के महीने में अमेरिका में गोलीबारी की दूसरी बड़ी घटना है। इससे पहले 15 नवंबर 2025 को नेवाडा के हेंडरसन में एक भयानक रोड रेज की घटना हुई थी और इस घटना में 11 साल के बच्चे जैकब एडम्स की दुखद मौत हो गई थी। बच्चा स्कूल जा रहा था, तभी 2 ड्राइवर्स के बीच बहस हो गई और एक ने गोली चला दी, जिससे मासूम बच्चे की जान चली गई। ये घटनाएं अमेरिका में बढ़ रही हैं और ये बढ़ती बंदूक हिंसा की, गन कल्चर की भयानक तस्वीर पेश कर रही है। अमेरिका में मास शूटिंग का यह मामला पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कई बार मास शूटिंग की घटनाएं हुई हैं और ये इतिहास बहुत पुराना है मास शूटिंग वाला। आइए देखते हैं अमेरिका का ये मास शूटिंग वाला इतिहास क्या कहता है। 25 अक्टूबर 2025 मैक्सटन में पार्टी के दौरान फायरिंग हुई। गोलीबारी में हैलोवीन पार्टी में गोलीबारी में 2 लोगों की जान गई और 11 लोग मारे गए। माफ कीजिएगा, 2 लोग घायल हुए और 2 लोगों की मौत हुई और 11 लोग घायल हुए। फिर आइए 19 अक्टूबर 2025 डरहम में एक हाउस पार्टी के दौरान एक किशोर की मौत हो गई, यानी एक टीनेजर की मौत हो गई। इसमें 2 लोग घायल हुए थे। 10 अक्टूबर 2025 फाइटवेल में एक नाइट क्लब के बाहर ड्राइव बॉय शूटिंग में 4 लोग घायल हो गए। 11 अक्टूबर 2025 मिसिसिपी शहर में फुटबॉल मैच के बाद फायरिंग हुई, 4 लोगों की मौत हो गई। शेरिफ बर्नेस विल्किंस ने इन घटनाओं पर गहरा दुख भी जताया था। 3 अक्टूबर 2025 पिट्सबर्ग में भारतीय मूल के होटल मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी। 51 साल के राकेश एहगाबन रोड पर चल रहे थे और वहां पर एक विवाद को रोकने के लिए गए हुए थे। 27 सितंबर 2025 साउथपोर्ट में एक नाव से बार में गोलीबारी की गई। इसमें 3 लोग मारे गए और 6 लोग घायल हो गए। 10 सितंबर 2025 अमेरिका के टेक्सास में एक भारतीय मूल के व्यक्ति की निर्मम हत्या की गई। 50 साल के चंद्रमौली नागमलैया की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। हालांकि कहा जा रहा है कि यहां पर क्यूबाई सहकर्मी योर्डानिस कोबोस मार्टिनेज ने चाकू मारी थी और फिर सर काटकर कुल्हाड़ी से बॉडी को डस्टबिन में फेंक दिया था। हालांकि बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि मास शूटिंग नहीं थी, ये एक ब्रूटल मर्डर केस था। लेकिन अप्रैल में 2021 में अमेरिका में बंदूकधारी ने 8 लोगों को मौत की घाट उतार दिया। ये इंडियाना पुलिस हवाई अड्डे के पास यह घटना अंजाम दी गई। यह था मास शूटिंग। फेडेक्स के बाहर गोलीबारी में 4 लोग मारे गए थे जो सिख समुदाय के थे। मृतकों में कंपनी के कर्मचारी भी शामिल थे। यह भी मास शूटिंग में आता है। 15 सितंबर 2001 एरिजोना में मेसा में बलबीर सिंह सोढ़ी की हत्या कर दी गई।
सोडी एक गैस स्टेशन के मालिक थे। हत्या का आरोपी बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिका में मास शूटिंग की घटनाएं आम हैं, लेकिन वहां पर यह सबसे ज्यादा चर्चा का विषय भी है कि क्या गन कल्चर पर लगाम लगाने का वक्त आ चुका है। क्या राशन दुकान पर गोलियां और बंदूक जिस तरह से बेचे जाते हैं उसको खत्म करने का, बंद करने का वक्त आ चुका है। अमेरिका में अक्सर बात बात पर गोलियां चला दी जाती हैं, लेकिन सवाल वही पुराना है, अमेरिका गन कल्चर क्यों नहीं छोड़ रहा है। और गन कल्चर अमेरिका में मास शूटिंग में एक बड़ी वजह है। संविधान के सेकेंड अमेंडमेंट के तहत अमेरिका में हर नागरिक को गन रखने का अधिकार है, लेकिन यही अधिकार अब अमेरिका के गले की फांस बनता जा रहा है। हर साल हजारों लोग गोलीबारी का शिकार होते हैं, फिर भी गन लॉबी इतनी ताकतवर है कि सरकार कोई ठोस कदम उठा ही नहीं पाती। अमेरिका में गन रखना कानूनी है और आम बात है। लोग इसे अपनी आजादी, फ्रीडम और सुरक्षा से जोड़कर देखते हैं। अमेरिका का संविधान लोगों को हथियार रखने और चलाने का अधिकार देता है। कि सेकेंड अमेंडमेंट क्या है अमेरिका का, यह कब लाया गया था, इसको भी देखते हैं। आइए, ये जो सेकेंड अमेंडमेंट है अमेरिका का, यह साल 1791 में संविधान में जोड़ा गया, जो बिल ऑफ राइट्स का हिस्सा था। इस बिल के जरिए, इस कानून के जरिए नागरिकों को हथियार रखने का अधिकार दिया गया ताकि वो अपनी सुरक्षा और आजादी की रक्षा कर सके। और इसमें कहा गया कि इसे छीना नहीं जा सकता है, क्योंकि एक संवैधानिक अधिकार है। लेकिन वही संवैधानिक अधिकार अब अमेरिका में मौत की बड़ी वजह बन चुका है। शुरुआत में मकसद यह था कि लोग अपने घर, समुदाय की रक्षा करें, लेकिन आज ये मास शूटिंग, मास फायरिंग जैसी घटनाओं की वजह बन रहा है। अमेरिका में 72% बंदूक मालिक यही कहते हैं कि वो सुरक्षा के लिए बंदूक रखते हैं। और अमेरिका में हर साल बिकने वाली बंदूकों की संख्या में लगातार बदलाव होते रहे हैं। अमेरिका में नागरिकों के पास दुनिया में सबसे ज्यादा बंदूकें हैं। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो अमेरिका में किसके पास, किस समुदाय के पास या किन लोगों के पास कितनी बंदूकें हैं, यह भी नजर डालते हैं। नागरिकों के पास लगभग 393 मिलियन से ज्यादा बंदूकें हैं, पूरा अमेरिका अगर जोड़ दिया जाए तो। यानी हर 100 नागरिक पर 120 बंदूकें हैं अमेरिका में। मतलब हर नागरिक के पास औसतन एक से ज्यादा बंदूक है। अमेरिका में लगभग 40 से 44% घरों में बंदूकें आम हैं। 32% अमेरिकी बंदूक के मालिक हैं। अब सोचिए कितनी आम बात है वहां इस तरह के हथियार रखना। अमेरिका में गन खरीदने के नियम राज्यों के हिसाब से अलग अलग होते हैं। कुछ राज्यों में कड़े नियम हैं, जबकि कुछ में बंदूक खरीदना काफी आसान है। गन खरीदने के लिए उम्र सीमा 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। गन वेरिफिकेशन से खरीदने से पहले वेरिफिकेशन होता है। अमेरिका में कितनी बंदूकों की बिक्री होती है और कितने लोग बंदूक खरीदते हैं, यह भी आप जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। 2024 के आंकड़े ये कहते हैं कि 1,61,00,000 बंदूकें बिकी हैं। 2023 के आंकड़े कहते हैं कि 1,58,00,000 बंदूकें बिकी हैं। 2022 के आंकड़े कहते हैं कि 1,74,00,000 बंदूकें बिकी हैं। लेकिन साल 2020 में सबसे ज्यादा था, जब 2,18,00,000 बंदूकें बिकी। अब आप गेस कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ कि 2 करोड़, 2.25 करोड़ के लगभग बंदूकें बिक गई साल 2020 में। याद होगा आपको, साल 2020 में ही कोविड ने दुनिया में दस्तक दी थी। तब असुरक्षा की भावना और फूड सिक्योरिटी और बाकी चीजें भी बहुत मुश्किल हो गई थी। पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस से लोग जूझ रहे थे, इसलिए साल 2020 में सबसे ज्यादा बंदूकें अमेरिका में बिकी। लेकिन अमेरिका के गन कल्चर को अगर समझेंगे तो आपको लगेगा कि यह सिर्फ घरेलू मुद्दा नहीं है, बल्कि विदेश नीति और हथियार उद्योग से जुड़ा हुआ है।
अमेरिका सिर्फ अपने देश में गन नहीं बेचता बल्कि पूरी दुनिया को हथियार सप्लाई करता है। ये बात तो आपको पता होगी। ये उसका सबसे बड़ा कूटनीतिक हथियार भी है। अमेरिका का रक्षा बजट पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। साल 2024 में अमेरिका का रक्षा बजट 957 बिलियन डॉलर था, यानी लगभग $1 ट्रिलियन, जो 2023 के 820 बिलियन डॉलर से कहीं ज्यादा था। हथियारों का निर्यात उसकी अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है। अमेरिकी हथियार बेचने के मामले में पूरी दुनिया में सबसे आगे नजर आते हैं। लेकिन वहां पर जो नई पौध है, नई जनरेशन है, उसमें से कई लोग ऐसे हैं जो इस गन कल्चर का विरोध कर रहे हैं। इसी में एक थे डोनाल्ड ट्रंप के बहुत खास दोस्त चार्ली किर्क। उनकी गोली मारकर अभी हाल में ही हत्या कर दी गई थी। वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे अब नाइजीरिया की, जहां ईसाइयों के खिलाफ नरसंहार जारी है। इस बार नाइजीरिया में कैथोलिक स्कूल को निशाना बनाया गया है। पापीरी में सेंट मैरी कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल पर बंदूकधारियों ने हमला किया, जिसमें 215 स्टूडेंट्स के साथ 12 टीचर्स को किडनैप कर लिया गया है, जो देश में चल रहे किडनैपिंग संकट का एक बड़ा कारण है। इस हमले में सेकेंडरी और पास के प्राइमरी दोनों ही स्कूल को निशाना बनाया गया, जिनमें कुल मिलाकर 50 से ज्यादा बिल्डिंग हैं। और ये उसके बाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें थोड़ी आपको परेशान कर सकती हैं। हालांकि बताया जा रहा है इसमें कुछ बच्चे भाग गए, लेकिन कई बच्चे जिनकी उम्र 7 साल तक थी, उनको आसपास की झाड़ियों में ले जाया गया। देखने में ये किडनैपिंग बोको हरम स्टाइल जैसी लगती है। बोको हरम एक इस्लामिक चरमपंथी आतंकी समूह है, जो विशेषकर महिलाओं और स्कूली छात्राओं को नाइजीरिया और आसपास के इलाकों से किडनैप करता है। इसका मुख्य उद्देश्य पश्चिमी शिक्षा का विरोध करना है और फिरौती लेना है। हालांकि इस घटना पर नाइजीरियाई सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है। यह अपहरण देश में बढ़ते आतंकी और आपराधिक नेटवर्क की गंभीरता को दर्शाता है। यह अफ्रीका के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में अपहरण की बड़ी घटनाओं में से एक है। प्रशासन ने दावा किया है कि बचाव अभियान तेजी से चल रहा है और जल्द ही स्थिति को कंट्रोल किया जाएगा। क्वारा स्टेट में एक चर्च पर हथियारबंद आतंकियों ने हमला किया। लाइव स्ट्रीम के दौरान अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और जैसे ही यहां पर गोलियों की आवाज गूंजी, वहां पर लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग यहां से भागने लगे, निकलने लगे, जल्दी जल्दी जाने लगे। और ये चीख पुकार आप सुन सकते हैं। बच्चे किस तरह से परेशान हो गए। अचानक गोलियों की आवाज भी आपको सुनाई दे रही होगी। इस इलाके में अफरा तफरी मच गई। ये जो हमला हुआ, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें 2 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए, कैसे आतंकियों ने एक स्कूल को निशाना बनाया। नाइजीरिया की स्थिति को लेकर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका कई बार नाइजीरिया को चेतावनी दे चुके हैं और सख्त कार्रवाई की बात कर चुके हैं, लेकिन यहां भी अभी भी बोको हरम लगातार लोगों के ऊपर आतंकी वारदातें कर रहा है और लोगों को निशाना बना रहा है, जो कि गंभीर चिंता का विषय है। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। बारी है इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट की। अब आज का सवाल इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट में आपके लिए, कतर की राजधानी कहां है? आपके ऑप्शंस हैं ए दोहा और बी जहरा। सही जवाब भेजिए 72407 72407 पर। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट में अब आपको बताते हैं कल के विनर का नाम। सही जवाब दिया है मधुसूदन ने, जो कि रांची झारखंड के रहने वाले हैं। मधुसूदन जी, बहुत बहुत बधाई आपको जल्दी दिया जाएगा एक शानदार तोहफा इंडिया डेली की तरफ से। इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं।